दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको भारतीय वायुसेना के एक ऐसे कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उरी सर्जिकल स्ट्राइक से काफी पहले दिन दहाड़े बांग्लादेश पर कब्जा किए हुए बैठी पाकिस्तान सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और एक साथ लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। ये सब शुरू हुआ 14 दिसंबर साल 1971 में। दरअसल हुआ ये था कि सुबह भारतीय वायुसेना ने ढाका गवर्नर हाउस और पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर्स के बीच एक कन्वर्सेशन को बीच में ही सुना था, जिसमें कहा गया था कि गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 11:30 बजे एक मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे आला अधिकारी आने वाले हैं। अब क्या था, ये भारत के लिए बांग्लादेश को आजाद कराने का सुनहरा मौका था। इसके तुरंत बाद एयर हेडक्वार्टर्स ने ईस्टर्न कमांड को ऑर्डर दिया कि इस बैठक के दौरान ही सर्किट हाउस पर बमबारी की जाए ताकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन लेने की क्षमता ही खत्म हो जाए। और विंग कमांडर B.K. विश्नोई को ये टारगेट मिला कि 11:20 पर उन्हें ढाका के सर्किट हाउस में चल रही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान वहाँ बम गिराना है। लेकिन सर्किट हाउस की लोकेशन का कोई भी नक्शा ऑपरेशन रूम में नहीं था और नक्शे के नाम पर एक टूरिस्ट मैप दिया गया जिसे विश्नोई ने अपनी साइड पॉकेट में खोस लिया। ऑफिसर विश्नोई एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि उस समय हमारे पास हमला करने के लिए सिर्फ 24 मिनट थे और उनमें से गुवाहाटी से ढाका तक पहुंचने में ही 21 मिनट लगने थे, तो कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचते थे। मैं अपने MiG-21 का इंजन स्टार्ट कर उसका हुड बंद कर ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे स्क्वाड्रन का एक ऑफिसर एक कागज लहराता हुआ मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। उस ऑफिसर ने विश्नोई को बताया कि अब टारगेट सर्किट हाउस नहीं बल्कि गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, विश्नोई ने उससे पूछा कि ये गवर्नमेंट हाउस है कहाँ, तो उसका जवाब था कि ये तो आपको ही पता करना है कि वो कहाँ है। अब इतना समय भी नहीं था कि प्लेन को रोक कर टारगेट को ढूंढने की बात सोची जाती। विश्नोई ने अपनी टीम के किसी पायलट को नहीं बताया कि टारगेट को बदल दिया गया है, क्योंकि बाकी टीम को ये बात वो रेडियो पर ही बता सकते थे और अगर वो ऐसा करते तो पूरी दुनिया को पता चल जाता कि भारत क्या करने जा रहा है। अब विश्नोई को गुवाहाटी से उड़े 20 मिनट हो चुके थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो 3 मिनट के अंदर अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने वो नक्शा अपनी जेब से निकाला और उसको देखने के बाद अपने फेलो पायलट्स को रेडियो पर मैसेज भेजा कि ढाका एयरपोर्ट के साउथ में टारगेट को ढूंढने की कोशिश करें। अब ये टारगेट सर्किट हाउस न होकर गवर्नमेंट हाउस है। उनके पायलट ने सबसे पहले गवर्नमेंट हाउस को ढूंढा। इसके चारों तरफ हरी घास का एक कंपाउंड था, जैसा कि भारत के राज्यों की राजधानियों में मौजूद राजभवनों में हुआ करता है। विश्नोई गवर्नर हाउस को कंफर्म करने के लिए अपने मिग को बहुत नीचे ले आए कि उनका टारगेट बिल्कुल सही है या नहीं। उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारी कारें नजर आ रही हैं, बहुत सारे मिलिट्री व्हीकल्स भी खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का झंडा गुम्बद पर लहरा रहा है। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि हमें यहीं हमला करना है। अब आपको थोड़े गवर्नर हाउस के हालात बता दें। वहाँ किसी को भी इस हमले की भनक नहीं थी। उस समय गवर्नर हाउस में गवर्नर डॉक्टर A.M. मलिक अपने कैबिनेट के साथ कंसल्टेशन में बिजी थे। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ के रिप्रेजेंटेटिव जॉन केली वहाँ पहुँचे। मलिक ने कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़कर केली को रिसीव किया। मलिक ने केली से पूछा कि करंट सर्कमस्टांसेस के बारे में उनका क्या सोचना है और केली का जवाब काफी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, आपको और आपके कैबिनेट के लोगों को मुक्ति वाहिनी अपना निशाना बना सकती है। साथ ही केली ने उन्हें ये भी सलाह दी कि आप तय किए गए पास के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में शरण ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको और आपके कैबिनेट के सदस्यों को अपने पदों से इस्तीफा देना होगा। मलिक का जवाब था कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते कि कहीं इतिहास ये न कहे कि वो बीच लड़ाई में मैदान छोड़कर भाग गए। अभी ये बात चल ही रही थी कि लगा गवर्नर हाउस में जैसे भूचाल आ गया हो। विश्नोई के छोड़े रॉकेट भवन पर गिरने शुरू हो गए थे। पहले राउंड में हर पायलट ने 16 रॉकेट दागे थे। विश्नोई ने मुख्य गुम्बद के नीचे वाले कमरे को अपना निशाना बनाया। भवन के अंदर हाहाकार मच गया था। केली और उनके साथी व्हीलर बरामदे से बाहर कूदे और बचने के लिए बाहर पार्क में एक जीप के नीचे छिप गए। जॉन केली अपनी किताब 3 डेज इन ढाका में लिखते हैं, हमले के दौरान मेरा चीफ सेक्रेटरी मुजफ्फर हुसैन से सामना हुआ। उनका रंग पीला पड़ गया था। मेरे सामने से मेजर जनरल राव फरमान अली भी दौड़ते हुए निकले। वो भी बचने के लिए कोई आड़ ढूंढ रहे थे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने मुझसे कहा, भारतीय हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। विंग कमांडर विश्नोई की लीडरशिप में उड़ रहे 4 MiG-21 विमानों ने धुएं और धूल के गुबार से घिरे गवर्नर हाउस पर लगातार 128 रॉकेट गिराए और जैसे ही वो वहां से हटे तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट जी बाला की लीडरशिप में 4 स्क्वाड्रन के 2 और MiG-21 वहां बमबारी करने पहुंच गए। बाला और उनके नंबर 2 हेमू सरदेसाई ने गवर्नर हाउस के 2 चक्कर लगाए और हर बार 4-4 रॉकेट भवन पर दागे। आपको बता दें कि MiG-21 के 6 हमलों और 192 रॉकेट दागे जाने के बावजूद गवर्नर हाउस धराशायी नहीं हुआ था। हालांकि उसकी कई दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जैसे ही हमला खत्म हुआ, केली और उनके साथी 1 मील दूर संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑफिस चले गए। वहां पर मौजूद लंदन ऑब्जर्वर के रिपोर्टर गाविन यंग ने केली को कहा कि दोबारा गवर्नर हाउस चलकर वहां हो रहे नुकसान का जायजा लिया जाए।
गाविन का मानना था कि इंडियन एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी वापस नहीं लौट कर आएंगे और उन्हें दोबारा फ्यूल और हथियार भरने में कम से कम 1 घंटा लगेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं था। जब तक केली और गाविन दोबारा गवर्नर हाउस पहुंचे तो मलिक और उनके साथी भवन के ही एक बंकर में घुस चुके थे। मलिक ने अभी भी इस्तीफा देने के बारे में फैसला नहीं लिया था। वो अभी इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक ऊपर से गोलियों की बौछार की आवाज सुनाई दी। भारतीय वायुसेना 45 मिनटों के अंदर ही गवर्नमेंट हाउस पर अपना तीसरा हमला कर रही थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स टीम ने इसका भी पूरा ख्याल रखा कि हमले में आस पड़ोस की आबादी का ज्यादा नुकसान नहीं हो। उन्होंने पहले बिल्डिंग को पास किया ताकि आसपास खड़े लोग तितर बितर हो जाएं और उन्हें नुकसान न पहुंचे। उसके बाद रॉकेट अटैक के साथ गन अटैक भी किए और अपने अटैक को हाइट पर रखा ताकि हमारी सेना उनके छोटे हथियारों की पहुंच से बाहर रह सके। अब मिशन खत्म होने के कगार पर था। गाविन यंग ने अपनी किताब वर्ल्ड्स अपार्ट ट्रेवल्स इन वार एंड पीस में गवर्नर हाउस की स्थिति लिखी जब वो वापस जायजा लेने गए और फंस गए। भारतीय जेट्स ने गरजते हुए हमला किया। धरती फटी और हिली भी। मलिक के मुंह से निकला, अब हम भी शरणार्थी हैं। केली ने मेरी तरफ देखा, मानो बिना बोले पूछ रहे हो, आखिर हमें यहाँ दोबारा आने की जरूरत क्या थी। अचानक मलिक ने एक पेन निकाला और कांपते हाथों से एक कागज पर कुछ लिखा। केली और मैंने देखा कि ये मलिक का इस्तीफा था जिसे उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति याहिया खां को लिखा था। मलिक ने अपने जूते और मोजे उतारे, बगल के गुसलखाने में अपने हाथ पैर धोए, रुमाल से अपना सिर ढका और बंकर के एक कोने में नमाज पढ़ने लगे। ये गवर्नमेंट हाउस का अंत था। ये पूर्वी पाकिस्तान की आखिरी सरकार का भी अंत था। 2 दिन बाद ही पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए और एक मुक्त देश के तौर पर बांग्लादेश का रास्ता साफ हो गया। इस युद्ध में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाने के लिए विंग कमांडर एस के कौल को महावीर चक्र और विंग कमांडर बी के विश्नोई हरीश मसंत को वीर चक्र दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और बांग्लादेश को आजाद कराने में मदद की। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।